नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में बीजेपी के विधायक जो हैं इस बार नए विधायक जो बनकर आए, पिछले साल क्या, अब तो 2025 में है और चुनाव 2023 में हुए। तो पुराने हो चुके हैं 1.5 साल विधायक, लेकिन और यही वजह है कि चर्चा में है राजस्थान के 1.5 साल पुराने विधायक, क्योंकि बीजेपी ने इन विधायकों के प्रशिक्षण के लिए गुजरात को चुना। गुजरात में विधायकों का प्रशिक्षण और उस पर सवाल उठ रहे हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। अशोक गहलोत जी को लगता है कि इस तरह से गुजरात में विधायकों का एक साथ जाना कोई प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ये मौज मस्ती सैर सपाटे का कारण है। पहली बात तो ये कि विधायकों का प्रशिक्षण गुजरात में क्या वाकई में नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अगर विधायक एक साथ पार्टी प्रशिक्षण पर भी मौज मस्ती के लिए भी ले जा रही है, मान लेते हैं एक बार की, तो उसमें क्या गलत है। तीसरी बात, अगर इसमें गलत है, आपत्ति है, दिक्कत है, तो वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री की चिंता कितनी सही है। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभी तक प्रवक्ता का नाम नहीं आया है। जैसे ही जुड़ते हैं हम बताते हैं राजस्थान बीजेपी के विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर क्यों सियासत हो रही है। जयपाल जी, बहुत देरी से आपको प्रशिक्षण की याद आई, या समय अभी मिला, या फिर कोई और कारण है? जयपाल जी, सवाल मेरा आपसे है, और जगदीश जी आप प्लीज अपना ऑडियो, हाँ बंद है आपका जगदीश जी, थैंक यू। जयपाल जी जी मीना जी, मेरा सवाल ये था जयपाल जी कि बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण देने का समय, देखिए हमारे घर में भी एक नया मेहमान आया है और उनके आने की खबर आप सबको पता चल रही है। तो ये कार्यक्रम को बाधित करने में इन्होंने पूरा अब बाधा नहीं आएगी। तो बात ये है कि जयपाल जी, बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण का समय 1.5 साल बाद मिला आपको, पार्टी को या सरकार को? ये सरकार का कार्यक्रम है या पार्टी का कार्यक्रम? डेफिनेटली पार्टी का कार्यक्रम है जयपाल जी। जी, तो ये इतनी देर से कैसे याद आई पार्टी को, और गुजरात को क्यों चुना गया, जरा बताइए। देखिए मीना जी, कोई देर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है, विचार बेस्ड कैडर बेस्ड पार्टी है, और समय समय पर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों का, अपने विधायकों का और सांसदों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन सतत रूप से करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक गुजरात का चुनाव है, तो ये तो स्वाभाविक रूप से कि गुजरात महात्मा बापू की जगह है और गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह है। उन दोनों प्रेरणाओं का आशीर्वाद लेकर यदि कोई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अच्छा प्रयास किया जाता है, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उसकी चर्चा होनी भी चाहिए। जहां तक आपने सवाल उठाया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने आज जिस हिसाब से सवाल उठाया इस प्रशिक्षण पे, तो मैं कहना चाहता हूं कि संगीनों के साये पर वो मानेसर का कांड किसने नहीं देखा, जो जहां पर विधायकों को बंद रखा गया और अरे जयपाल जी, दोनों बातों को क्यों जोड़ रहे हैं? दोनों बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। आप सीधे आप अच्छी बात करिए ना, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। आप अपने विधायकों का प्रशिक्षण करा रहे हैं। उसी पे आ रहा हूं। अब आप राजस्थान की जनता को, देश के दर्शकों को ये बताइए कि आपने गुजरात को क्यों चुना है, क्या खास बात है वहां पर, कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण का मॉड्यूल क्या रखा गया है, और दरअसल प्रशिक्षण दिया क्या जा रहा है विधायकों को, ये बताइए आप। उसी पे आ रहा हूँ, लेकिन ये बात भी उन्होंने उठाई है, इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक छोड़ दीजिए, छोटी बातों में मत में जा रहे हैं। जयपाल जी आप वरिष्ठ हैं, जयपाल जी आप वरिष्ठ हैं, प्लीज छोटी बातों में मत फंसिए। आप तो ये बताइए कि उसी पे आ रहा हूँ, आप ये बताइए। हाँ जी, वो उसी केवड़िया के बारे में बता रहा हूँ, एकता नगर के बारे में, कि कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा 12,000 की पॉपुलेशन की एक जगह है,
जहां पर इस देश के प्रणेता और प्रथम गृह मंत्री के रूप में काम करने वाले, राजस्थान को एकीकृत राजस्थान को बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई वहां पर, तो वहां पर जाकर यदि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण क्या है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि प्रशिक्षण, अब एक सवाल उठा रहे हैं कि 1 साल के बाद में याद आया कि साहब, तो ये सतत प्रक्रिया है और 1 साल नहीं, 1.5 साल 2 साल लगातार राजस्थान में भी विभिन्न जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे आयोजन, कार्यशाला और प्रशिक्षण शिविर करती रहती है। अब सवाल उठता है कि साहब प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? प्रशिक्षण की इसलिए जरूरत है कि सत्ता और संगठन में समन्वय हो और जनता से हमारे जो जनप्रतिनिधि वो संवाद करें, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार की उनको किस रूप से धरातल पर उतारा जाए, वहां पर शासन और प्रशासन के साथ में उसका कम्युनिकेशन बेहतर कैसे हो, जो पुराने जो नीति विशेषज्ञ हैं, जो पुराने सांसद हैं, पुराने विधायक हैं, उनके माध्यम से यदि नए विधायकों को इस बात की जानकारी दी जाती है, हमारी संसदीय परंपराओं की जानकारी दी जाती है, संसद हमारी जो विधानसभा है उसकी संचालन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी जाती है, मैं समझता हूं ये अपने आप में अभूतपूर्व अभिनव प्रयोग है जो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, हम लोग करते हैं। अब जहां तक है वहां पर गुजरात को क्यों चुना, जो बार बार आप सवाल उठा रहे हैं, तो उसका मैं जवाब दे चुका हूं कि गुजरात इन प्रेरणाओं की धरती है और वहां से यदि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी सीख कर आते हैं कुछ अच्छी चीज और जनता के जनहितैषी बातों को लेकर, जनता की नीतियों को लेकर, जनता की योजनाओं को लेकर यदि ग्राउंड पे जाते हैं, तो जयपाल इसकी जी, शुरुआत जयपाल जी, जयपाल जी, मैंने तो बहुत ही सरलता से सीधे सीधे ये पूछा कि भाई गुजरात में प्रशिक्षण देने वाले नहीं नहीं, प्रशिक्षण आपका सवाल कौन वाजिब है, वाजिब है, क्यों वाजिब है। चुना गया? क्योंकि क्योंकि अगर इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है तो वाजिब सी बात है कि कुछ उसके पीछे उनकी भी सोच होगी। और अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहा है तो राज्य की जनता को ये जानने का हक है कि भाई बीजेपी ये बताए कि भाई हम गुजरात में इसलिए प्रशिक्षण कर रहे हैं, ये हमारे अच्छे प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, ये हमारा मॉड्यूल है, इसलिए इस जगह को चुना गया है। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है। अब बात ये है जगदीश शर्मा जी कि अशोक जी ने सवाल उठाया, बीजेपी को क्या करना चाहिए? मीना जी, ऐसा है, बीजेपी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। अशोक जी ने सवाल उठा दिया बस, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आ रही है, उनको यही समझ में नहीं आ रही है किन चीजों पे बोला जाए। आप अपनी पार्टी के विधायकों की और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं निर्वाचित, उनके प्रशिक्षण की कोई कोशिश करते वो तो समझ में आती। दूसरे कर रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, ये बात गले नहीं उतरती। तो अशोक जी क्यों इससे इससे प्रभावित हुए हैं? और मान लो वो कह रहे हैं कि साहब ये तो सैर सपाटा करने गए, तो इसमें भी उनको क्या दिक्कत है? सैर सपाटा करने गए और मान लो एक साथ चले गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो इसमें बुराई क्या है? चले गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अशोक जी को बैठे ठाले बाहर की चीजें दिखती हैं। तो 3-4 दिन पहले भी अपनी इस बारे में एक बात हुई थी कि उन्होंने ऐसे ही कुछ सवाल खड़े किए थे। तो मेरा यही मानना है कि अशोक जी को इन बातें को उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी जी पार्टी के विधायकों की, सांसदों के बारे में देखें। जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन जितने भी इसके अनुसांगिक संगठन है, सब में प्रशिक्षण का एक पूरा कार्यक्रम है, एक पूरा व्यवहार बना हुआ है। वो सब वहाँ जो भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं, वहाँ पूर्णकालिक जिनको कह दीजिए, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और अपनी पॉलिसीज के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उनको व्यवहार करना है पब्लिक में, पब्लिक के किन मुद्दों को उठाना है, उनको किस लेवल तक ले जाना है। तो ये सारी चीजों के बारे में उनको बताते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए ये भी बताते हैं। तो ये इसका प्रशिक्षण देने में कोई बुराई नहीं है, मेरी तो मान्यता ये है मीना जी। जी, राजीव तिवारी जी, क्या वजह है कि अशोक जी ऐसे इन मुद्दों को उठा रहे हैं? अगर वो उठा रहे हैं और वो राजनीति के जादूगर अपने आप को कहते रहे, जनता भी उन्हें कहती रही है, तो फिर क्या वजह है कि राजनीति के जादूगर उन विषयों की तरफ जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं जो जगदीश जी के मुताबिक प्रासंगिक नहीं है, जरूरत नहीं है, उनको अपनी पार्टी के लोगों को देखना चाहिए, लेकिन विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष के तरफ भी नजर तो बनाए रखनी पड़ेगी उनको। अब देखिए, अशोक जी की हालत भी थोड़े थोड़े
किरोड़ी लाल जी जैसी होती जा रही है कि खबरों में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ना है। भाई आपको आपत्ति उठानी थी तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिन पर आप आपत्ति उठा सकते थे। भाई अभी ऐसा माहौल चल रहा है, देश पर संकट, मतलब युद्ध कैसे बादल मंडरा रहे हैं। रोज सीसीएस की कैबिनेट कमेटी और तमाम तरीकों की मीटिंग हो रही है, सेना अध्यक्षों की मीटिंग हो रही है, और कभी रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। रोज मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो रोज ही युद्ध करा रही है, तहस नहस करके रखा हुआ पाकिस्तान को। तो उनको ये भी उठा सकते थे कि भाई जब हमारा पूरा बॉर्डर इतना लंबा, कम से कम मेरे ख्याल में 1500 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जुड़ता है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे मौके पे जब इस तरीके का माहौल बना हुआ है, तब पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, पूरे विधायक दल राज्य से बाहर रहेगा 3 दिन। अगर इस दौरान कोई युद्ध छिड़ गया, यानी हम या तो ये मान लें कि अब 7 तारीख तक कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती सीमा पर, या अगर खुदा ना खास्ता इस तरीके का पाकिस्तानी कोई ऐसी कार्रवाई कर दे, रोज सीज फायर का उल्लंघन तो हो ही रहा है वहां से, तो क्या ऐसा ये टाइम मौजूद है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरे विधायक दूसरे प्रदेश में चले जाएं और वहां जाकर चलिए प्रशिक्षण प्राप्त करें, कुछ भी करें, पिकनिक करें, कुछ भी करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, प्रशिक्षण भी करना चाहिए, लेकिन ये क्या इस समय का समय इसके लिए क्या उपयुक्त है क्या? जी मेरी सिर्फ रिजर्वेशन इतना, और ये बात अशोक जी को समझ में नहीं आती है। अशोक जी उसमें मानेसर और न जाने, अरे भाई मानेसर में तो आपने भी तो बाड़मेर जैसलमेर में ले जाके विधायकों को कैद रखा था, कितने दिन रखा था, किस बहाने रखा था? तो हो सकता है बीजेपी तो अभी प्रशिक्षण की बात कर रही है, खाली प्रशिक्षण लेने दो, लेकिन बस जो मेरी जो आपत्ति है वो इतनी सी है खाली कि जब माहौल इस तरीके का पूरे देश में चल रहा है, तो या तो मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को या प्रधानमंत्री को ये संदेश देना चाहिए कि भाई अभी हम युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। जी जी, चाहे वो तो सेना के चल रहे हो, चाहे विधायकों के चल रहे हो, कि चाहे से इस तरह के युद्धाभ्यास चल रहा हो, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो पहले आयोजित होते हैं, काफी उनकी तैयारियां होती हैं, सभी विधायकों को सूचना देनी तो होती है। आजकल तो रिजॉर्ट में होते हैं कार्यक्रम, रिजॉर्ट में तैयारी की क्या जरूरत है? बाकी सारे पेपर वर्क है वो आपके स्टेट से ही होके जाएगा। जी जी, केंद्रीय नेता आएंगे, वो सीधे दिल्ली से जाएंगे, वहां पे जैसे नड्डा जी आज उद्घाटन करने वाले थे उसका शाम को, तो वहां उद्घाटन हो जाएगा उनका। तो इसमें कोई तैयारियों की बहुत ऐसे सच उसी पॉइंट पे जाकर जरूरत नहीं है। तैयारी तो आप प्रदेश से ही होके जाएगी सारी, कागज पर यहीं का प्रशासन जो है वो सारी एजेंडा बना के देगा। राजीव जी, आपके मुताबिक जो दिक्कत वाली बात है वो टाइमिंग है कि इस वक्त जब देश इतने विपरीत हालात से जूझ रहा पूरा है, देश चिंतित है उस घटना को लेके, पहलगाम को लेकर चिंतित है, और स्टूडियोज में युद्ध हो रहे हैं आपने कहा जैसे, और बड़ा ही आप देख लीजिए, हमारे पास इतने मिराज है, इतने वो राफेल है, उसके पास क्या है, राफेल की उड़ान देख के पाकिस्तान का दिन दहल गया, पता नहीं क्या क्या उसमें डायलॉग बाजी चल रही है रोज। बड़ा ही कष्ट होता है जब अपने साथियों को, राजीव तिवारी जी, इस तरह से देश में उनकी, हमारे जो मीडिया की जो भूमिका है सकारात्मक, और जो इस वक्त लोगों को जिस तरह की भूमिका है उससे एकदम अलग हमारे कुछ साथी जिस तरह का रोल दिखा रहे हैं, निभा रहे हैं, वो वाकई में दुर्भाग्यजनक है। देश की जनता को भ्रमित करने जैसा भी है। आप ये देखिए ना, हमारे देश के ही पूर्व जनरल 3 भारत बन जाते हैं, 3 पाकिस्तान बन जाते हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की बताते हैं या अपनी स्ट्रेटेजी भारत की बताते हैं? अब बोलिए इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? ये टीआरपी की जो दौड़ है, इसमें क्या कुछ हो रहा है उस पर कुछ, मतलब उस पर सिवाय अफसोस के कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सब बंधे हुए हैं, जैसे बाकी सब लोग बंधे हुए हैं, वैसे ही हमारे मीडिया हाउसेस के मालिक और एडिटर्स भी अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। इसलिए
जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं कम से कम वो कल कम से मैं कम तो वो इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि कल ही हमने स्वतंत्र पत्रकारिता दिवस मनाया है, प्रेस जी डे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं राजीव तिवारी जी। तभी तो हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और अपने साथियों की भी भूमिका की हम निष्पक्ष चर्चा कर पाने में सक्षम है। इसीलिए तो बिल्कुल भारत बिल्कुल की डेमोक्रेसी की बात तो दुनिया में होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच भी सवाल ये राकेश वशिष्ठ जी कि इस वक्त जैसा जयपाल जी ने कहा कि अशोक जी को अपनी पार्टी में देखना चाहिए, या जगदीश जी ने भी कहा कि वो अपनी तरफ झांके। सवाल ये है कि अब अशोक जी अपनी पार्टी के विधायकों को या अपने संगठन में कुछ कर पाने की स्थिति में है नहीं। सवाल ये भी है कि उनकी एक रेलेवेंस, प्रासंगिकता बनी रहे, ये उनकी चिंता भी है और वो बनाए रखना चाहते भी हैं। इसलिए वो जिन जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि 3 बार के मुख्यमंत्री को जब सरकार को या सत्ता पक्ष को निशाने पर लेना है, सत्तारूढ़ दल को निशाने पर लेना है, तब ये भी समझना है कि वो किस तरह से उन्हें निशाने पर ले। मुझे कहना है? मुझे बोलना है? जी राकेश जी, आपसे। हाँ 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 हाँ। देखिए मीना जी, मैं अपने सभी साथियों की बातें सुन रहा था और गहलोत जी का जो सवाल है उसको भी मैंने देखा। सवाल यह है कि गहलोत साहब का यह सवाल क्या प्रासंगिक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। कुछ आदमियों की होती है मुझे तो विरोध करना हर बात का, क्योंकि मैं विरोधी पक्ष में हूं, इसलिए मुझे मेरा काम ये बनता है, मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं सत्ता पक्ष के चाहे अच्छे बुरे सभी कामों का विरोध करूं। और उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो जब भी सरकार या भाजपा जब भी कोई काम करती तो तभी उनके पास यही सवाल आता कि आपने गुजरात में क्यों किया, आपने क्यों, आप गुजरात के अलावा अगर वो और कहीं भी करते तो भी उनका ही सवाल आता। अब सवाल ये है कि गुजरात में क्यों किया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो शायद जयपाल सिंह जी नहीं बता पाए। आमतौर पर राजनीति के क्षेत्र में यह माना जाता है कि गुजरात आपके भाजपा के लिए एक प्रयोगशाला है। जब से भाजपा 1995 से इसमें सत्ता में काबिज हुई है तब से लगातार वो कंटिन्यू कर रही है और पूरी पकड़ उन्होंने गुजरात के अंदर बना रखी है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे आपके लोकल साहब के चुनाव, जो भी हो, वहां उनकी पकड़ है, संगठन बहुत मजबूत है। और इसी प्रासंगिकता के चलते भाजपा भी उसको अपना रोल मॉडल मानती है। अब स्टेट की भाजपा के सामने दिक्कत क्या है? अब तक हम लोगों में यहाँ की शासन व्यवस्था में ये चल रहा था कि 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। अब भाजपा इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आपका मुख्यमंत्री बदला और वो जगह सामयिक है इस दृष्टि से, उस दृष्टि से सामयिक है कि इस तरह के लोग इस तरह की बात करने के लिए अब वहाँ इस तरह की संगठनात्मक बातें होंगी। उन विधायकों को प्रशिक्षण इस बात का भी दिया जाएगा कि वो जनता के साथ अपना जुड़ाव कैसे रखें। कुछ उसमें ज्यादातर अब की बार चुनाव जीते हैं वो अब आपके पहली बार चुनाव जीतने वाले लोग हैं। हम लोग भी पूर्व की चर्चाओं में कह चुके हैं विधानसभा में कि भाजपा का परफॉर्मेंस इस कारण थोड़ा आपका कमजोर दिखाई देता है कि इनमें आपकी ज्यादा तजुर्बे के कार्य नहीं है, इसलिए इनको सारा करना है। तो अब चूंकि अब आपने एक बात और नहीं देखी, शायद जयपाल जी को बतानी चाहिए थी कि ये जितने भी मंत्री गए हैं, जितने भी एमएलए गए हैं, बिना किसी असिस्टेंट की उसके गए हैं। ना इनके साथ साथ कोई ड्राइवर है, ना कोई पीए है, ना कोई गनमैन है। केवल यही लोग हैं एमपी और एमएलए जो कि सीधे गए हैं। 3 दिन में ये आपस में मिलेंगे भी, जुलेंगे भी, वरिष्ठ लोगों की बातें भी सुनेंगे, वरिष्ठ लोग क्या कहते हैं। और अभी तो हमको जानकारी नहीं है, वहां हो सकता है कि और स्पेशलिस्ट वहां हम हैं और इस बात को इनको सिखाने का प्रयास करें कि हम जनता के बीच में अपनी पैठ को कैसे गहरा करें। ये सारी बातें। एक बात और कहना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा तो पीछे तो जाना ही पड़ेगा मीना जी, जब डिबेट चल रही है उसके बिना क्या कि डिबेट में मजेदारी नहीं आ पाती और अपना पक्ष भी नहीं रख पाते। अब
गहलोत साहब की तो स्थिति है, डोटासा की स्थिति है, हम करें तो लीला, दूसरे करें तो पाप। मैं राजीव जी की इस बात से मैं उठाता हूं कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए कितने दिन तक सारे एमएलए को आपने रखा। आपके 34 डेज आपके जयपुर में और आपके जैसलमेर के होटलों में उन्होंने बिताए, पूरी सरकार में पड़ी रही, खुद भी पड़ी रहे, तब गहलोत साहब को याद नहीं आई कि राजस्थान में शासन क्या व्यवस्था चल रही है। और गहलोत साहब की शासन व्यवस्था बड़े तजुर्बेकार हैं, आपके जादूगर ऐसे हैं कि 2 बार इनका बेटा चुनाव लड़ा, दोनों बार चुनाव हार गया। आप जादूगर ऐसे हैं कि सरदार से आपका चुनाव लड़े, जहां हार जीत 70,000 1 लाख वोटों से हो रही थी, एक चीफ मिनिस्टर आपके 15,000 वोटों से चुनाव जीता। ये इनकी जादूगरी है। अब ये बात सही है कि वो पार्टी में एक हाशिए पर आ गए हैं इस समय, जो उनका जो सेंट्रल में जो दबदबा था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। अब अपनी उसको प्रखरता को, अपनी मुखरता को कैसे जाहिर करें, तो उसका एक ही तरीका ये है कि चाहे एक्स पर चाहे प्रेस में इस तरह की अपनी बयानबाजी करें और ये बताएं कि मैं अभी भी पार्टी में कितना सक्रिय हूं और इस तरह की बातें उठाता हूं। मैं इस तरह के प्रशिक्षण होना भाजपा में खासतौर से बहुत होता है। हमारे जगदीश ने जिक्र किया, सही है कि आपके आरएसएस में, भाजपा में इस तरह के प्रशिक्षण चलते रहते हैं। और चूंकि हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं कब क्या कैसा हुआ, क्योंकि इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, लेकिन ये सही है कि ये पार्टी अपने आप को, संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी का फैलाव करने के लिए इस तरह के आयोजन करती रहती है। और सबसे बड़े ये 3 दिन ही लगातार जो सारे नेता एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानने का और अच्छी तरह एक दूसरे के बारे में जानने का भी इनको पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है। सुबह से शाम से यही काम है कि प्रशिक्षण शिविर में बैठो, ध्यान योग करो और सारी बातचीत करो, गपशप मारो। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था गुजराती क्यों किया। अब हम यहाँ डिबेट में ये भी कह सकते हैं, आपने चिंतन शिविर आपने उदयपुर में क्यों किया, आपने दूसरा शिविर रायपुर में क्यों किया, आप दिल्ली में कर सकते थे उसे, वो बढ़िया रहता, ना इधर किसी को आना होता ना किसी को जाना होता। लेकिन किसी की मीन में निकालना बड़ी आसान है, और खुद करें तो वो सब अच्छा है, और दूसरा पक्ष करे तो वो है। तो ये बात ना तो जनता के गले उतर सकती है, ना इसको सही माना जा सकता है। और अब गहलोत साहब अपनी खींचे निबोड़ रहे हैं, इसके अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं है, इस तरह के बयानबाजी दे करके और अपना अस्तित्व बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो एक बात तो एक सुर में है जयपाल जी कि सभी जो हैं वो अशोक जी के इस स्टेटमेंट का कोई बहुत समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सभी पैनल के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि अशोक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता को भी नहीं भेजा। इससे भी ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इससे एक दूरी सी बना रही है कि भाई अब अशोक जी के हर बयान पर या अशोक जी की हर आपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की वो आपत्ति नहीं मानी जा सकती, यही माना जाना चाहिए अगर उन्होंने प्रवक्ता को नहीं भेजा है। तो सवाल ये जयपाल जी कि जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो पार्टी के भीतर भी इसका कोई रिएक्शन आता है कि भाई अशोक जी ने बोला है या विपक्ष ने बोला है तो उसको लेकर हमें क्या करना है। आपने कोई रणनीति बनाई, कोई स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि कई बार आप भी प्रवक्ता नहीं आते हैं बहुत सारे विषयों पर, तो इस विषय पर आना तो आपने जरूरी समझा, लेकिन क्या पार्टी का मतलब कि ठीक है गुजरात में हमें मध्य प्रदेश में भी करना पड़ सकता है, हम महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक संगठन की तरफ से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बात आनी चाहिए कि भाई हमने क्यों किया है, हमारा इसका मकसद क्या है, हमारे इसके लेक्चर्स क्या है, इसका पूरा मॉड्यूल क्या है, ये क्यों जरूरी है। इतनी सारी बातें आप लोगों को समझाई नहीं है। देखिए मीना जी, पहले तो इसी बात का जवाब दे देता हूं कि अशोक जी ने ये क्यों विषय उठाया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी एक दिन पहले राजेंद्र गुड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया, जो पूर्व साथी रहे, उनके सरकार के मंत्री रहे हैं, कि जेजेएम घोटाले में जो उनका हाथ है उसको इग्नोर किया जा रहा है, और हो सकता है कि इस बात से ध्यान भटकाने के लिए वो इस प्रकार की बचकाने बातें करते होंगे। खैर वो उनका विषय है, हम हमारे विषय पे आते हैं। जैसा मैंने पहले कहा और अभी राकेश जी ने और राजीव जी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैडर बेस्ड पार्टी है, सुचिता की राजनीति करने वाले लोग हैं, और कार्यकर्ताओं से लेके पदाधिकारियों से लेके अपने जितने भी एमएलए हैं, एमपी पार्लियामेंटेरियन हैं, उनका समय समय पर इस प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन होता रहता है।
अब इसमें क्या है कि एक साल के अंदर जैसा अभी कहा कि ज्यादातर विधायक नए हैं, साल सवा साल होने आ गया, 15-16 महीने हो गए, तो इस प्रकार का प्रशिक्षण, सीधा सा सवाल ये है कि पार्टी की रीति के बारे में तो उनको जानकारी हो, पार्टी के जो कैडर हैं, पार्टी का जो विचार है उसके बारे में वो जाने, अच्छी तरह से जाने, चूंकि जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी है बड़े। इसके साथ में ही जहां पर वो कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, जिस क्षेत्र से सांसद हैं, वहां के शासन प्रशासन से उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। और चूंकि इसमें बड़े नीति विशेषज्ञ और बड़े लंबे समय से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जो रहे हैं या जहां जो लंबे समय से पार्लियामेंट्रियन रहे हैं, वो लोग उनके बारे में नए विधायकों को बताएंगे, तो इसमें कुछ भी बुरी चीज नहीं है। सत्ता और संगठन के बीच में कैसा समन्वय हो, जो हमारी विधानसभा है, हमारी लोकसभा है, उनका संचालन कैसे हो और संचालन में उनका क्या दायित्व होना चाहिए, उसके बारे में उनको पूरी प्रॉपर जानकारी हो। इस प्रकार से यदि वो लोग वहां पर सुबह 5 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक का उनका फिक्स शेड्यूल है, उस शेड्यूल में अलग अलग प्रकार से लोग और अलग नीति विशेषज्ञ लोग उनका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने सत्र वाइज जो चीजें वहां पर होनी है, यदि इसके माध्यम से प्रदेश की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करके यदि भारतीय जनता पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूं विपक्ष में होने के नाते विपक्ष के लोगों को इसका इनिशिएटिव का प्रशंसा करनी चाहिए थी। और प्रदेश के भले के लिए यदि हमारे विधायक वहां जाकर अच्छा, प्रशिक्षण लेके आ रहे राजीव जी हैं, ने जो सवाल उठाया है जयपाल जी, प्रदेश की और देश की जनता ये तो जरूर सोचेगी कि भाई जब इतना कठिन समय है तो किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, इस समय क्यों? देखिए ऐसा है मीना जी कि इसके अंदर जो कार्रवाई चल रही है और लगातार हम 26 तारीख से लेके और आज 5 तारीख तक देख रहे हैं कि वो सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार कर रही है, और चूंकि हमारा प्रदेश सीमा से सीमांत प्रदेश है, तो इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज वहां पर हो रही है वो लगातार सीएमओ और मुख्यमंत्री स्तर पर उसको मॉनिटर की जा रही है। गुजरात यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 500 किलोमीटर की दूरी है, 400-500 किलोमीटर दूरी है, तो मैं समझता हूं, हालांकि इसमें कोई शक नहीं, इस समय सेंसिटिव टाइम है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप देखिए इन दिनों में लोगों ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी जातिगत जनगणना का विषय लेके आए, तो इसमें यह है कि जो काम होने हैं, जो हमारी सेना को, जो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को करने, वो लगातार सतत रूप से चल रहे हैं। और इस बार का भी मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे जो रूटीन वर्क है वो रुकने नहीं चाहिए, रेगुलर जो हमारे कार्यक्रम जो शेड्यूल्ड है वो रुकने नहीं चाहिए। हालांकि इस बारे में सरकार सतत रूप से इसमें सीएमओ और मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार इस बारे में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस वक्त राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को लेकर और सरकार को लेकर अपनी जो चिंताएं जाहिर कर रहे हैं, उनको लेकर उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि कौन से विषयों को वो उठाएं और कौन से विषयों को नहीं। जिन विषयों को वो उठाएं उनमें किस तरह की शब्दावली, भाषा और किस तरह के उस विषय के भीतर भी जो कंटेंट है उसकी जरूरत है, क्योंकि मानेसर को प्रशिक्षण से जोड़ना कितना सही है, कम से कम अशोक गहलोत जी को ये बात समझने या समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर उन्होंने उठाया है इस बात को और कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को भेजना है मुनासिब नहीं समझा है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत इस वक्त किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं और जो वो चाहते हैं क्या वो जो कुछ कर रहे हैं उससे वो हासिल हो रहा है। इसी सवाल के साथ न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।